तो ऐसा पेपर आएगा आपका सोशल साइंस का, सेम एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आएगा। बड़े ही खुश हुए ना इस बात को सुनकर के, तो खुश भी होना चाहिए क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पूरे सिलेबस के A to Z क्वेश्चंस का रिवीजन। आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस ऑफ क्वेश्चंस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। इसमें हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे, MCQ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सारा जो SST का सिलेबस है ना वो आपको एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज हो जाएगा। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चन है, इनको मिस मत करना। ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जिसमें सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन की। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी टॉपिक से आता है, जैसे कि सिविक्स से आया गया है, वो आया है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की। डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो आपको सिंपल से सबसे पहले इस पैसेज को रीड करना होगा। तो एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। वो ये है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैड बीन गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद में आता है कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट द लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब देखो भैया डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो ये था, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आज जो हमारी पार्टी के, हमारे देश के जो लीडर हैं वो कौन है, वो है मोदी साहब, ठीक है। अब जो मोदी जी हैं, क्या मोदी जी को पता होगा कि मेरे गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम है? उनको नहीं पता, क्योंकि उनके पास में पूरी कंट्री है। तो मेरे गांव की स्पेसिफिक प्रॉब्लम उनको नहीं पता। अगर पूरी पावर उनको दी जाएगी तो मेरी प्रॉब्लम सुनेगा कौन? तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, जैसे कि पंचायत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। फिर उसी तरीके से उसके लेवल हैं। तो जो लोकल आदमी है, गांव का आदमी है, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के पंचायत में जाएगा, फिर पंचायत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये काम था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सब बातें होती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इसके अंदर स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि people having the better knowledge of the problem in their localities and they also have the better ideas on where to spend money and how to manage the things more efficiently। अभी यही बात है कि भाई लोकल आदमी होगा, उसको पता होगा कि भाई हमारी रोड खराब है, किस कॉन्ट्रैक्टर से लेना होगा, कैसे उसको बिल्ड करना होगा, सारी चीज़ें पता होती है, इसीलिए इनको पावर देना जरूरी होता है। फिर उसके बाद में इसके बाद में कहा गया है कि beside it all the local level is in the possible for the peoples to directly participate in the decision making and this helps to inculcate the habit of democratic participation and local government is in the best way to realize one important principle of democracy and namely as in the local self government। ठीक है, अब ये बात गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे कि सबसे पहला है कि एक्सप्लेन द डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो भैया डिसेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप लोग इसमें लिख दोगे कि व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड में हमसे कहा गया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। तो भैया आप इसके सिंपल से 3 पॉइंट लिखोगे। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा कि देयर इज इन द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज विच आर सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद में सेकंड आ जाएगा कि पीपल्स हैविंग द बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इसमें ये अनसीन पैसेज वाला सीन नहीं है भाई, यहां पर आपको सीधा सा कॉपी करके भाई पेस्ट करना है। इसमें ज्यादा अपने दिमाग को खर्च मत करना, बस यही आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद बताएगा कि डिस्क्राइब एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। भैया सबसे पहला तो ये है कि उन्होंने क्या किया था, ये आपको मिलेगा इसके नीचे वाले पैरा के अंदर। वो ये है कि द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर देखो कि पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स। के भैया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या किया गया, पंचायत सेटअप करी गई, म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप किया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर ये इसके आंसर से आप लोग इसे भी देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने आप बताया है वही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 73 और 70 जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट इसमें लगाया गया था। ये आपको नहीं लिखना है, ये बुक वाली लैंग्वेज है, तो थोड़ा ज़्यादा अपना दिमाग दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में अगला आता है, वो आता है हमारे पास में मार्केट फॉर गुड्स। तो अब देखो ये कहाँ से आया है, ये आया है हिस्ट्री से। तो अब आपके एग्जाम के अंदर ये कंफर्म नहीं है कि भाई किस चैप्टर से आएगा, कहाँ से आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करी जा रही है, तो अब हम लोग एक बार इस पैसेज को देख लेते हैं। वो ये है कि वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। फिर उसके बाद में एज यू नो एडवर्टाइजमेंट मेक्स द प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी एंड दे ट्राइज टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल्स एंड क्रिएट्स अ न्यू नीड्स। भैया सिंपल
से एडवर्टाइजमेंट की बात करी जा रही है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करके हमें बेचते थे, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो अब इसके बाद में देखते हैं कि टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर द एडवर्टाइजमेंट सराउंड्स अस, दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होल्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। बट इफ वी लुक बैक इन हिस्ट्री वी फाइंड आउट दैट द वेरी बिगिनिंग इन द इंडस्ट्रियल एज एडवर्टाइजमेंट्स हैव बीन प्लेड अ पार्ट इन एक्सपेंडिंग द न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है? हिस्ट्री की बात करी जा रही है। तो आप इसमें देखोगे कि भैया पास्ट की बात करी जा रही है, तो अब हम इसमें देखेंगे इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो कि व्हेन द मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग द क्लोथ्स इन इंडिया दे पुट्स द लेबल ऑन द क्लोथ बंडल। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले लेबल लगाना स्टार्ट किया, एंड द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड नेम ऑफ कंपनी वाज फैमिलियर टू बायर। भैया उसका जो नेम था वो इस तरीके का लगाया गया कि उससे बायर फैमिलियर हो पाए। एंड फिर उसके बाद में आता है कि द लेबल वाज एबल टू मार्क द क्वालिटी, एंड व्हेन द बायर सॉ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेवल दे वर एक्सेप्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लोथ। भैया उन्होंने सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज में ली थी, तो जिस वजह से क्या करना था, उनको सेल करना था। अब आप देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ वाज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स वाज डन इन इंडिया बाय ब्रिटिश। तो अब ये तो इससे है ही नहीं, तो ये जो क्वेश्चन है, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि केस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस से आपको इसे लिखना होगा। अब ये कैसे लिखेंगे भैया, तो मैं आपको बता देता हूं भाई। देखो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे, वो ये है कि उन्होंने किस तरीके से किया था, जिसका डिस्कशन इसमें है। एक तो है थ्रू लेबल्स उन्होंने किया था, फिर उसके बाद में था कि इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस हो गया, फिर उसके बाद में कैलेंडर्स हो गया। इन तीनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन जो पैसेज के अंदर है वो कौन सा है, वो है लेबल्स वाला, तो बस यही वैलिड होगा। फिर इसके बाद में आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि हाउ वर द न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटेड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल इंडियन। तो भैया क्या किया गया था, सिंपल सा उन्होंने क्या किया था कि एडवर्टाइजमेंट मेड्स प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी एंड दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट्स अ न्यू नीड। जो कि हमारी इसी स्टेटमेंट के अंदर है कि उन्होंने जब नए प्रोडक्ट्स बनाए थे तो उन्होंने क्या किया कि उनके माइंड को शेप करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये क्लॉथ्स बहुत ही अच्छे हैं, ये ब्रांडेड हैं, इस तरीके से उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में किया था। फिर सेकंड आता है कि दे अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होल्डिंग्स एंड स्ट्रीट वॉल्स के ऊपर उन्होंने इसको पोस्टर्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। मैं फास्ट आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब जैसे कि इसमें कहा गया है मैच द फॉलोइंग है, तो यहां पर कुछ आपको एट्रीब्यूट्स गिवन है, उसके सिग्निफिकेंस आपको गिवन है। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से पिक्चर में किसका क्या सिंबल था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्रोकन चेन्स है, तो इसका क्या मतलब है, आप अपने दिमाग से समझो, ज्यादा मत समझो। ब्रोकन चेन मतलब कि आपको किसी ने जंजीर में बांध रखा और आप उसे तोड़ रहे हो, तो आप क्या चाह रहे हो, फ्री होना चाह रहे हो। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए वाले को हम लोग बोल देंगे, वो बोल देंगे बीइंग फ्री। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ब्रेस्ट प्लेट विद एगल। तो भैया ब्रेस्ट प्लेट विद एगल किसको रिप्रेजेंट करती है, वो करती है स्ट्रेंथ को, तो इसीलिए बी वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड। फिर उसके बाद में आता है कि क्राउन ऑफ ऑक लीव्स। यहां पर क्राउन की बात करी जा रही है, क्राउन कौन पहनता है, राजा। तो राजा मतलब एक तरीके से क्या हो गया, हीरोइज्म हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सी वाले का हो जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद में स्वॉर्ड, स्वॉर्ड किसके लिए होती है, रेडीनेस टू फाइट। भैया तलवार दिखा रहा है, मतलब कि लड़ाई करने को तैयार। तो इसी तरीके से आपको ये करने हैं, मतलब कि क्या फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, जिसमें कि कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज द कॉमन बिटवीन द भीमराव अंबेडकर एंड ईवी रामास्वामी नायक। तो यहां पर क्या इनके बीच में कॉमन था, इन दोनों ने क्या लिखा था, रॉट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में कॉमन बातें लिखी थी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भैया वही नाम आता है जो कि सभी को पता है, जेआरडी टाटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे हैं जो कि आपको ध्यान होने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वो ये है कि आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि किस डेट को क्या हुआ था, मतलब किस ऑर्डर के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग एक बार स्टेटमेंट देख लेते, क्योंकि थोड़ा एक टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। फिर सेकंड आता है कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सेस एंड द एलाइड ग्रुप्स। फिर थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि कार मैन्युफैक्चर्ड हेनरी फोर्ड एडॉप्टेड असेंबली लाइन मेथड फॉर प्रोडक्शन। फिर लास्ट के अंदर दिया हुआ है कि द वेस्टर्न इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज द ग्रुप ऑफ 77। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान आएगा, जो सबसे पहले इनमें से इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था हेनरी फोर्ड जो थे उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, असेंबली लाइन मेथड। तो सबसे फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा थर्ड। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था एक्सेस के बीच में और एलाइड ग्रुप के बीच में। फिर जो थर्ड है, थर्ड टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रिटेन वुड था उसने क्या स्टैब्लिश किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स को। तो ये हो गया फर्स्ट, फिर लास्ट के अंदर आ जाएगा फोर्थ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो आता है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ज्योग्राफी में, मेनली डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके के, जैसे कि अब ये तो क्रॉप के बारे में आ गया, या फिर आ सकता है सॉइल के बारे में भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, क्रॉप के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, एग्रीकल्चर के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब ये पूछा कि इसमें कुछ फीचर्स आपको गिवन है, जैसे कि सबसे फर्स्ट आपको बात करी गई है वो करी गई है कि दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मतलब कि जो खाने वाली क्रॉप है वो है। तो अब इसमें हमारे पास में दो ऑप्शन आ जाएंगे, सीरियल क्रॉप की बात करी जा रही है तो यहां पर हमारे पास में सेकंड लार्जेस्ट की बात करी जा रही है। तो यहां पर एक तो होता है राइस, ठीक है, फिर एक होता है वेट, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बात करी गई है कि दिस इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बात करेंगे तो इसमें से एक ही बचेगा। फिर सेकंड आता है कि इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि इट रिक्वायर्स द 50 से 70 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, सिंपल सी बात, किसकी करी जा रही है यहां पर, इन्होंने बोला गया है रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप कौन सी है इन दोनों में से, वो है वेट। तो इसीलिए वेट इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। वहीं पर अगर ये खरीफ क्रॉप की बात करता तो वहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता सी ऑप्शन, जो कि हो जाता राइस का। अब आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है कि वेट कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जैसे कि आपने मैप बेस्ड क्वेश्चंस अगर नहीं देखे भैया, मैप बेस्ड क्वेश्चन एक बार जाकर के देख लेना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मैप वर्क, ठीक है। मैप वर्क बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर उसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यही मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया भैया। ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि तुंगभद्रा डैम कहां पर है। तो ये जो डैम है ये है कर्नाटक में है, डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। प्लस वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के ऊपर है। तो यही एकमात्र ऐसा डैम है जो कि किस रिवर के ऊपर है, तुंगभद्रा ही रिवर के ऊपर ये डैम है, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कृष्णा जो नदी है, ठीक है, कृष्णा जो नदी है उस नदी के ऊपर कौन सा डैम है। तो उस नदी के ऊपर जो डैम है वो है नागार्जुना डैम, और ये कहां पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ये बॉर्डर के पास में। तो इसीलिए ऐसे आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी स्टेट में ये कहां मिलेगा। यार फिर से बताता हूं, मैप वाली वीडियो जाकर के एक बार जरूर से देख लेना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आएंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें पूछा गया है कि एलुवियल सॉइल कहां मिलती है, ब्लैक सॉइल कहां मिलती है, एरिड सॉइल कहां मिलती है, लेटराइट सॉइल कहां मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, तो यहां पर बात करी जा रही गंगेटिक प्लेन की। तो मतलब ये बात करी जा रही है जहां पर कि आप इसको सिंपल से याद रखो, गंगेटिक मतलब कि गंगा, और एलुवियल सॉइल कहां पर मिलती है, जहां पर कि नदियां होती हैं, उनके सेडिमेंट्स जो होते हैं वहां पे मिलेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम से सही हो गया। लेकिन वहीं पर ये किसकी बात कर रहा है, ब्लैक सॉइल को हिमालयन रीजन की बात कर रहा है। हिमालयस के अंदर क्या है, माउंटेन है, तो वहां पर कौन सी सॉइल मिलेगी, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। फिर उसके बाद में एरिड सॉइल को बता रहे वेस्टर्न घाट। यार एकदम ये तो कचरा कर दिया इसने, इसको दिमाग नहीं है भाई इसमें बिल्कुल भी। अरे एरिड सॉइल कहां पर मिलेगी, राजस्थान में, जहां पर रेगिस्तान होगा वहां पे मिलेगी, डेजर्ट एरिया के अंदर मिलेगी। यार अब दिमाग खराब हो गया। तो इसी बात के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सेप्टेंसी, कि भैया सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है बांग्लादेश। डेटा बेस्ड है इकोनॉमिक्स में। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि भैया ऐसी
बताओ ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा प्रोवाइड करवाती है। स्टेट्स की बात करी जा रही है, तो स्टेट्स से मैं आपको याद रखना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसमें भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम में ये जो आपके एसएसटी है ना, ये सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा से गंगेटिक प्लेन आपको याद रखना है, यहाँ पर डेटा से आपको क्या याद रखोगे, स्टैटिक्स ऑफिस याद रखोगे। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द मेजर बेनिफिट टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क ऑन द जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनी। यहां पर किसकी बात करी जा रही है? यहां पर देखो, सबसे पहले ही आपको ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई बच्चे के साथ में कहां खेलना है, कहां वो गलती करेगा। जैसी गलती करे उसको दबोच लो, ठीक है। लेकिन आपको कैसे दबोचेगा? आप तो मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो नहीं दबोचेगा। तो यहां पर इसमें कहा गया कि एमएनसी शेयर्स इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद कंपनी। ये यही पे गेम खेल गया बच्चों के साथ में, बच्चे को लगेगा यार एकदम से सही है, ये ऑप्शन में मार्क कर देता हूं, बाहर आकर के बात करता है तो पता लगता है तो गलत कराया मैं। तो अब ध्यान से देखो, इसमें किसकी बात करी जा रही है? एमएनसी के फायदे की बात करी जा रही है। अगर वो लोकल कंपनी के फायदे की बात करता तो यहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती, लेकिन यहां पर एमएनसी के फायदे की बात नहीं करी जा रही। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में बात करा जा रहा है कि एमएनसी डिसाइड्स ऑल द पैरामीटर्स एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये एकदम से सही है कि भाई एमएनसी जब लोकल कंपनी के साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आज मेरी कंपनी मेरे साथ में अगर गूगल टाई अप करता है तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गूगल डिसाइड करेगा, ना कि मैं करूंगा, क्योंकि वो एक एमएनसी है। तो ये यहां पर इनको बेनिफिट रहता है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ना होकर ए ना होकर के बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि है हमारा कि कौन सा पेयर सही ढंग से मैच्ड है। सबसे पहले बात करी जा रही है प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में फिशरमैन है, एकदम से सही है। प्राइमरी सेक्टर में वो आते हैं जिनमें कि किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे फार्मिंग हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया या फिर जैसे कि फिशरमैन हो गया, गार्डनर हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टोटली नेचुरल चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, ये है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें है प्राइस्ट। तो अब जो प्रिस्ट है वो सेकेंडरी में नहीं आते, ये आते हैं टर्शरी में, जिनका की काम होता है, जैसे टेलर हो गया, प्रिस्ट हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर में। फिर इसके बाद में टर्शरी सेक्टर में किसे बता रखा है? बास्केट वीवर को। अब ये किस में आएगा भाई? ये सिंपल सा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आएगा, क्योंकि इनको भी सारी चीजें नेचुरली मिल रही हैं। तो ये क्या होगा? ये टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर यहां पर ये डिपेंड है। इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर ये डिपेंड है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक 4 फैमिलीज की इनकम दी हुई है कि उनकी मंथली इनकम कितनी कितनी है। जैसे कि फर्स्ट वाली फैमिली के 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो आपसे पूछा गया है कि इनकी एवरेज इनकम निकालो। अब ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो भाई मेरा सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, और अगर आप में से किसी ने गलत किया तो आप लोगों के ऊपर फाइन लगेगा पूरे 200 करोड़ का, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। सिंपल से एवरेज निकालना है यार। मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, तुम मैथ्स इतना छोटी मैथ्स नहीं कर सकते ना, फिर गलती कर दोगे तुम एग्जाम में, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि कांता वर्क्स इन ऑफिस एंड सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इन एडिशनल टू द सैलरी शी गॉट्स द बेनिफिट लेड बाय गवर्नमेंट। कि भैया उसकी नौकरी ऐसी है कि उसको सारी सैलरीज वगैरह सब कुछ टाइम पे मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो किस सेक्टर में होता है जहां पर सब कुछ सही ढंग से चले? ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। वहीं पे अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को नहीं माना जाता, उसको रेगुलर बेसिस नहीं मिलती, तो वो कौन सा होता है? वो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात यहां पे ध्यान रखनी है। इसका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। की भैया फॉर्मल सोर्स कौन सा है? जिसमें सबसे पहले में दिया गया है वो दिया गया रिलेटिव। भाई सबसे मक्कार जो आदमी होता है ना, इनको होता है ना रखना ही नहीं चाहिए। रिलेटिव जो होता है ना, मैं बता रहा हूं आप लोगों की बात मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे भी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको, हम कुछ भी करें इनको प्रॉब्लम, नंबर हमारे आएंगे, हमारे से ज्यादा इनको चिंता हो रही है कि कैसा पेपर होगा। और अगर गलती से अच्छा हो जाता है, अच्छे नंबर हमारे आ जाते हैं, तो भाई जो मजा आता है ना इनके चेहरे पर, वो जलन देखने में, वो कहीं पे भी नहीं आता। तो रिलेटिव ऐसी चीज ही नहीं होनी चाहिए, इनको वहां पे भेज देना चाहिए, इनको इस दुनिया में नहीं रखना चाहिए, इनको ऐसे गोले पर भेज देना चाहिए जहां पर कोई भी ना हो। सबसे वाहियात जो चीज होती है वो होती है रिलेटिव। फिर उसके बाद में आता है ट्रेडर,
ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मनी लेंडर, यार ये भी नहीं हो सकता। फिर है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है कोलेटरल के बदले में। वहीं पर ही क्या होता है कि जो मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, ये क्या करते हैं कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये सारे सारे कैसे होते हैं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ये तीनों के तीनों। ठीक है, फॉर्मल सोर्स के अंदर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आ गया, बैंक्स आ गए, ये सब इसमें आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि कहा गया कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स ऑन द पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर दिया गया कि इट डिपेंड्स द डेमोक्रेसी, मतलब कि डिपेंड्स है, मतलब कि डेमोक्रेसी को गहरा करता है, मतलब कि स्ट्रांग करता है। तो एकदम से सही बात है कि पावर शेयरिंग से सभी के पास में पावर जाती है, तो मोनोपोली नहीं रहती। फिर सेकंड के अंदर दिया गया कि इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप। ये भी एकदम से सही बात है कि जब पावर सभी के पास में रहती है तो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है कि इट्स अ वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी सही रहता है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि इट ब्रिंग्स द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रगल। गलत है यार, यहां पर तो हम लोग बोल रहे हैं कि सारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हटा देगा, और यहां पर ही बोल रहे हैं कि भाई सोशल इकोनॉमिक यहां पर ही आ जाएगा। ये एकदम से गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है। तो असर्शन दिया गया है कि इलेक्शंस आर द स्पिरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, रीजन इसका यह है कि इलेक्शन एक्सपेंड्स द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एकदम से सही बात है कि भैया जो इलेक्शन है उनसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और ये भी सही है। तो ये ऑप्शन इसका एकदम से सही हो गया। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हम करते हैं। इसमें आपको लिस्ट के बारे में पूछा गया है, तो लिस्ट ध्यान रखें। जैसे कि डिफेंस है, अब आप डिफेंस के अंदर अपना दिमाग लगाओ। डिफेंस को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सी लिस्ट होगी, उसके लिए होगी यूनियन लिस्ट। फिर उसके बाद में पुलिस हर एक स्टेट की अलग होती है, जैसे कि राजस्थान की राजस्थान पुलिस, यूपी की यूपी पुलिस, दिल्ली की दिल्ली पुलिस। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन ये स्टेट की होती है, तो इसीलिए आ जाएगा स्टेट लिस्ट। फिर उसके बाद में मैरिज। अब मैरिज किस में आएगा, मैरिज आएगा हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या है कि दोनों यूनियन और जो स्टेट लिस्ट हैं, दोनों जो स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें इंटरफेयर, मतलब कि दोनों से इसको क्या मिलती है, आप बोल सकते हो मान्यता मिलती है। ठीक है, मेरे को इंग्लिश में इसका वर्ड याद नहीं आ रहा, मान्यता इसको दोनों से मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल, तो इसीलिए ध्यान रखना, आराम से रिलैक्स रहो। बड़ा ही आसान पेपर आएगा, आपको सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए यार, इसके बाद डरना नहीं है। ठीक है, सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमें सेशन में दिया गया है कि वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ एंड एजिटेट फॉर इक्वल राइट्स। फिर इसके बाद में इसका रीजन दिया गया है कि वुमेन मूवमेंट्स एम्ड एट द इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। एकदम से सही बात है भैया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है, तो एकदम से ये ऑप्शन हम लोग इसका मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैटर डू नॉट डील विद द फैमिली लॉस। कि भैया फैमिली लॉस के साथ में कौन सा मैटर नहीं आता, मैरिज का आता है, एडॉप्शन का आता है, इनहेरिटेंस का आता है, फाइनेंस का आता है। यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा फाइनेंस का, क्योंकि कोई भी फैमिली को अधिकार नहीं है, कोई भी फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता। ये एकदम से गलत बात है। मेनली बात इसे भी होती है कि आप कितना कमाते हो, आपको समाज के अंदर उसी के हिसाब से ही आपकी वैल्यू होती है। तो इसीलिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके बाद में चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि विच प्लेस इन द इंडिया हैज द आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू द 11th सेंचुरी। अब देखो यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या करना है, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो है आपका डेटा। अब डेटा के अंदर क्या क्या आती है, डेटा के अंदर आपके पास में चीजें आती हैं जैसे डेट्स आ गए, डेट्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके साथ में डेटा में ये भी आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर कि सबसे ज्यादा हैवी रेन होती है, या फिर जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होती है, या फिर सबसे ज्यादा शुगर होती है। ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से सीधे डेटा के ऊपर बेस्ड आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना, इसमें समझना कुछ भी नहीं था, तो वो आंसर रह जाएगा हमारे पास में भोपाल। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स से। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है वो देखते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि आपको एक एजुकेशनल अचीवमेंट दिया गया है, रूरल जो यूपी का है वहाँ का कुछ डेटा आप लोगों को गिवन है। इसमें ये दिया गया है, ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान से नहीं देखते। इसमें देखो 3 आपको चीज़ें दी गई। इसमें सबसे पहले कहा गया है लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन, फिर इसके बाद में ये है 76% मेल के लिए, 54% वुमेन के लिए। तो यहाँ पर जो फीमेल की है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, हम उसको मार्क कर लेंगे, एक तो हाई को और एक लो को, दोनों में से एक को मार्क कर लेना जिससे कन्फ्यूजन ना हो। फिर सेकंड में दी गई लिटरेसी रेट फॉर द रूरल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 14 ईयर्स के यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर भी वुमेन की कम है, वो 87% है, ये दिख रहा नहीं होगा, ये हो गया 87%। फिर उसके बाद में कहा गया कि परसेंटेज ऑफ अ रूरल चिल्ड्रंस इज 10 से 14 अटेंडिंग द स्कूल। अब कितने बच्चे हैं जो कि अटेंड कर रहे हैं, जिसमें फीमेल की कम है, तो हर एक के अंदर फीमेल की यहाँ पे कम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल है उनकी लिटरेसी रेट कम है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एज पर द अबव डेटा द लीस्ट परसेंट ऑफ द लिटरेसी रेट इन द रूरल पॉपुलेशन, जो कि हमसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ लिस्ट। तो यहाँ पे देखो, आप देखो कि चिल्ड्रन के अंदर अगर पूछा जाता, सेकंड लिस्ट के अंदर आते चिल्ड्रन, और सबसे ज़्यादा जो आती वो आती मैन की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैन की नहीं आती, ध्यान से, ये मैंने गलत बोला, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आती वो आती 10 से 14 ईयर्स के जो मेल हैं चिल्ड्रन, उनकी ज़्यादा आती, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उन्हीं की थी। और इसी के साथ में पूछा जाता है कि जो कि स्कूल जा रहे हैं उनकी, तो उस केस के अंदर भी मेल की आती। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, जो कि फीमेल है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी और वीडियोस और मिलती रहें। और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर कि हमने सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर को डिस्कस कर रखा है, तो वो भी देख सकते हो अगर आपको औरों का देखना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट्स द थ्रेट्स पोज्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, हमारे जो, जैसे कि हम लोग जो ह्यूमंस है, हमारी वजह से क्या होता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। जब हम डेवलप हो रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है भैया, अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो हमें रहने के लिए भी जगह चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स के लिए भी जगह चाहिए, हमें बिल्डिंग्स भी चाहिए, हमें स्कूल्स भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होती जगह। अब जगह कहाँ पर है, इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी एक सबसे बड़ी, एक बोल सकते हो कि प्रॉब्लम भी है, सेकेंड वो स्ट्रेंथ भी है। अब किसी भी कंट्री के पास में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि इंडिया के पास में, इंडिया ने चाइना को भी कवर कर दिया है। तो अब इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें जगह नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। पेड़ों को काटने से क्या होगा, जो जंगली जानवर है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि भैया पेड़ों को काटने से क्या ही फर्क पड़ रहा है, अगर टाइगर आज खत्म हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई भी एक स्पीसीज खत्म होती है यहाँ से, अर्थ से, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब ये कैसे होता है, आपने ये उसके अंदर पढ़ोगे, आपका एक चैप्टर होगा आवर एनवायरनमेंट, जो कि आप एग्जाम से एक दिन ही पहले पढ़ने वाले हो। उसके अंदर आप लोग देखोगे कि अगर हमारी जो चेन है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो अब उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें टाइगर को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है कि बैनिंग द हंटिंग एंड गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। ये एकदम से सही बात है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ही जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनके शौक क्या होता है, उनका शौक होता है कि जैसे कि क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है उनको शीट्स चाहिए होती हैं, जैसे क्रोकोडाइल लेदर हो गया, स्नैक लेदर हो गया, लेपर्ड लेदर हो गया, उनके वो चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सही ऑप्शन रहेगा कि एक तो हंटिंग को बैन कर देना चाहिए और सेकंड इनको लेकर के जो ट्रेड होते हैं उनको भी बैन करना चाहिए। फिर सेकंड आता है कि प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ एंड द पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया। ये एकदम से गलत है। ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर भेजें जिनसे कि उनको वाइल्ड लाइफ के बारे में पता लगे और वो वाइल्ड लाइफ को जान पाएँ। हम में से मोस्ट ऑफ द जानते ही नहीं है कि हमारा जो नेचर है वो कितना ज़्यादा सुंदर है। हम बस अपने आप के अंदर ही मस्त है, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें रील्स दिखा दो, ये सब दिखा दो, लेकिन नेचर के पास में जब आप जाओगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये फैक्ट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसके अंदर की कहा गया कि एस्टेब्लिशिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ये एकदम से सही रहेगा। अब ऐसे इसलिए क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन के अंदर एक स्पेस मिल जाएगा जहां पर कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगी और वो जगह उनसे छीनी नहीं जा सकती। एक अच्छा ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद में लास्ट है कि कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट इन टू द रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी एकदम से सही है। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास में वो हो जाएगा फर्स्ट,
फिर उसके बाद में थर्ड और फिर लास्ट के अंदर हो जाएगा हमारा फोर्थ। ये 3 ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट होंगे। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा व्हेन द कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू एंड द यूरोपियन यूनियन वाज चूजन इन एज इट्स हेडक्वार्टर। किसको हेडक्वार्टर की तरह चूज किया गया था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रुसेल्स को हमने यहाँ पे चूज किया था। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजोरिटिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो अभी हम लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। तो देखो पावर शेयरिंग क्या होती है, हम लोग रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी के भी पास में फुल पावर नहीं रहती। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि गुंडागर्दी करती है, सही ढंग से काम नहीं करती, तो आप कहाँ जाओगे? तो वहां पर हमने उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बना दिया जुडिशरी। अब जुडिशरी के पास में पूरी पूरी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट को भी देखेगी कहीं करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में वो ये भी साथ में रेगुलेट करती है कि जो जैसे कि किसी के साथ में गलत हो गया तो उसके साथ में गलत भी ना हो, सारी चीज़ें सही हों। तो ये जुडिशरी के पास में पावर है। गवर्नमेंट के पास में पावर ये है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको सही ढंग से इंप्लीमेंट करे। तो सभी के पास में यहाँ पे अलग अलग होती हैं, जो कि डेमोक्रेसी में ही होता है। देन फिर इसके बाद में मेजोरिटिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी होती है ना, जैसे कि मेजोरिटी में अगर कोई भी कम्युनिटी है तो उसको पावर दे दी जाती है। तो अब ये कौन से ऑप्शन के अंदर लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि मेजोरिटिज्म एम्फसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी कमिटी, एकदम से सही है। वाइल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि सभी डिफरेंट ग्रुप के अमंग पावर हो। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे एकदम से करेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर कि आप लोग असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन दिया है, उसका रीजन दिया गया, मतलब कि कोई भी एक आपसे बात कही जाए प्लस उसका लॉजिक दे दिया जाए। तो आप हो सकता है कि बात सही हो या फिर लॉजिक गलत हो सकता है कि दोनों ही सही हो या फिर हो सकता है दोनों ही गलत हो। ये ऑप्शन है। तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी। एकदम से करेक्ट बात है। यहाँ पर आपको हर एक जो चीज़ है वो डेमोक्रेसी में मिलेगी, हर एक चीज़ इक्वलिटी आपको डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ऑल द इंडिविजुअल्स हैव द इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर हर एक को इंडिविजुअल राइट है। मान लो कि आप हो, आपका दोस्त ए पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, आप बी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो, आपको कोई भी अपोज नहीं कर सकता, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू ए को ही देगा, तू बी को ही देगा। तो ये यहाँ पर हर एक को इक्वल राइट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही होगी। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कहा गया कि राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन, मतलब कि कॉटन का उसके पास में खेत है, उसके पास में भंडार है, एंड ही इज इन नीड ऑफ अ व्हीट, एंड अंशुल हैज अ सैक ऑफ व्हीट एंड इज इन नीड ऑफ अ कॉटन। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स। अब जैसे कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर कि दो लोग आपस में एक्सचेंज कर लें, तो इसे हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि भैया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ द कोइंसिडेंस दैट दे वांट, जैसे कि अब मान लो कि उनको नहीं चाहिए होता, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? वो क्या एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर जब कभी भी आप देखो, अब आपको क्या चाहिए, आपको मान लो कि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं पेन का। आपको पेन चाहिए और आपके पास में नहीं है, आपके पास में आपको बस पेन चाहिए और सामने वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो? सीधा से पैसा ले जा करके देते हो, वो एक्सचेंज कर देता है। तो अब देखो, आपका जो आपको ड्राइंग करनी है और आपके दोस्त को लिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप दोनों का कोइंसिडेंस हो गया कि भैया दोनों का काम निकल जाए, तो आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर लोगे। वो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब वहीं पर ही एक के पास में नहीं है तो आप मनी से उसको खरीद सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एकदम से गलत है, एक्सचेंज। इसका ऑप्शन जो है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। एंड और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको लास्ट तक देखते हैं, और मिलता है आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अगर पर्टिकुलर आप देखना चाहते हो तो आपको यहां पे मिल जाएंगे।